21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और कौम के जहनों में यह सवाल है कि खान साहब जेल में हैं, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। व्हाट विल हैपन नाउ? अब क्या होगा? अगला वजीर आजम आखिर कौन होगा? इस सवाल का डिटेल जवाब आज मैं आपको दूंगा, लेकिन इस जवाब को समझने के लिए आपको पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल टर्म को समझना होगा, जिसको कहते हैं हाइब्रिड रिजीम। घबराए नहीं, ये टर्म हाइब्रिड रिजीम आज मैं आपको इतने आसान अल्फाज में समझा दूंगा कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और सियासत की सारी कहानी आप लोगों को समझ आ जाएगी। लेकिन इससे पहले कि दोस्तों हम अपनी गपशप का आज स्टार्ट करें, आप लोगों ने मुझसे एक प्रॉमिस करना है। वो ये कि आज की वीडियो ना आपने पीटीआई का सपोर्टर बन के देखनी है, ना पीएमएलएन, ना पीपल्स पार्टी और ना किसी और पार्टी के सपोर्टर बन के देखनी है। वो इसलिए क्योंकि हमेशा की तरह आज की वीडियो में मैं सिर्फ सच बोलूंगा, और जब आप सच को किसी स्पेसिफिक जाविये या किसी स्पेसिफिक फिल्टर से देखते हैं तो वो हमेशा कड़वा लगता है, और ऐसा आपने नहीं होने देना। डोंट बी बायस्ड एट ऑल, बिकॉज आई विल टॉक फैक्ट्स एंड ओनली फैक्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाइब्रिड रिजीम की इस टर्म को समझाने के लिए मैंने आज से कुछ महीने पहले एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, जिसको अनफॉर्चुनेटली मैं पोस्ट नहीं कर सका, बट नाउ इज द परफेक्ट टाइम टू व्यू इट। सो अगले कुछ मिनट्स आपने बहुत गौर से सुनने हैं, क्योंकि अगर आप हाइब्रिड रिजीम समझ गए ना तो आगे की डिस्कशन बहुत आसान हो जाएगी। एंड वंस यू रिटर्न तो मैं आपको उस $1 मिलियन सवाल का जवाब दूंगा कि पाकिस्तान का अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा और क्यों होगा। हाइब्रिड रिजीम का ये जो लफ्ज है, ये सबसे पहले इस्तेमाल किया था एक हंगेरियन सोशियोलॉजिस्ट एलमर हैंकिस ने इन द 1990s। उसने ये लफ्ज यूज किया था हंगरी की कम्युनिस्ट रिजीम को डिस्क्राइब करने के लिए। इस टर्म हाइब्रिड रिजीम को बाद में यूरोपियन और अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने यूज किया उस ट्रांजिशनल पीरियड को डिस्क्राइब करने के लिए जिसमें सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट टेरिटरीज जो 1991 में आजाद हुई थी, उनको मूव होना था एक कम्युनिस्ट निजाम से जमहूरियत की जानिब। शुरू में लोग बहुत होपफुल थे कि ये जो हाइब्रिड रिजीम्स हैं ये इवेंचुअली फुल फ्लेज डेमोक्रेसी बन जाएंगी, लेकिन 2002 में एक अमेरिकन पॉलिटिकल एनालिस्ट थॉमस करूथर्स ने कहा कि भाई ये तो गेम ही कुछ और हो रही है। ये जो हाइब्रिड रिजीम्स हैं ये अपने आप के अंदर एक अलहदा सिस्टम है। ये सिस्टम कभी भी मुल्कों को आजाद और डेमोक्रेटिक नहीं होने देता। अब $1 मिलियन सवाल ये आता है कि आखिर ये हाइब्रिड रिजीम है क्या? तो दोस्तों, हाइब्रिड रिजीम एक ऐसी हुकूमत है जिसका फेस कोई और होता है और उस हुकूमत की चाबी किसी और के पास होती है। सामने तो आपको लगेगा कि इस मुल्क में बहुत ही पॉपुलर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर है, लेकिन दरअसल वो तो सिर्फ एक पपेट, एक कठपुतली होता है। असल पावर उस मुल्क की मिलिट्री या इकोनॉमिक एलीट के पास होती है। इस बात को समझने के लिए आप खान साहब का ये बयान सुनिए। हर जगह से ब्लैकमेल होते थे, पावर पूरी तरह हमारे साथ नहीं थी, और जो पावर जिधर है पाकिस्तान में वो सबको पता किधर है। दे डोंट वांट टू गिव अप द पावर। पावर तो है ना, उनके पास पावर तो है, गवर्नमेंट पावर, जिम्मेदारी मेरी है मुल्क की, लेकिन इख्तियारात पूरे नहीं है। यही बात मैंने अभी आपको समझाई है। हाइब्रिड रिजीम्स में इलेक्शन तो होते हैं, बट दे आर हेविली रिग्ड। बहुत बड़े पैमाने पर धांधली होती है और उन लोगों को असेंबलीज में भेजा जाता है जिनको आसानी से मैनिपुलेट किया जा सके और कंट्रोल किया जा सके, ताकि अपनी मर्जी के फैसले उन लोगों से करवाए जा सकें। 2008 में मुशर्रफ के एग्जिट के बाद मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट थोड़ा सा बैकफुट पर चली गई, बट दे मेड अ कम बैक इनटू पॉलिटिक्स इन द ईयर 2011। और सियासत में उन्होंने दोबारा कदम किसके थ्रू रखा? ये बात आपको पसंद आए या ना आए, ये कदम उन्होंने रखा इमरान खान के थ्रू। हुआ कुछ यूं कि मिलिट्री को ये रियलाइज हो गया कि अब मार्शल लॉ का जमाना नहीं है, हमें एक पॉलिटिकल कवर चाहिए एक हाइब्रिड रिजीम क्रिएट करने के लिए। एस्टैब्लिशमेंट का थीसिस ये था कि जो दो बड़ी पार्टीज हैं, पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये अब हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं, ये हमारे ऑर्बिट से निकल चुकी हैं। लिहाजा अब वक्त आ गया है एक थर्ड फोर्स खड़ी करने का। और यही वो दौर था, अगर आपको याद हो, 2011 का, जब पीटीआई का एक्सपोनेंशियल राइज हुआ। एक सीट की पार्टी एकदम से इतनी पॉपुलर हो गई कि सारे इलेक्टेबल्स पीटीआई में जाना शुरू हो गए। फाइनली 2018 में एक मैनिपुलेटेड इलेक्शन के जरिए पीटीआई की हुकूमत बनाई गई। और खूबसूरती यह है कि अरेंजमेंट सीट्स की ये रखी गई कि खान साहब को मेजॉरिटी ना मिले, ताकि खान साहब को भी कंट्रोल किया जा सके। अब इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखें, गरीब मुल्क में जो हाइब्रिड रजीम होती है उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है। उसको जो अमीर ममालिक के जो डेवलप कंट्रीज हैं
उनके साथ अच्छे ताल्लुकात मेंटेन करने होते हैं ताकि इकोनॉमिक एड आती रहे। खान साहब इस मामले में एक बहुत बड़ा डिजास्टर थे। उन्होंने पाकिस्तान के यूएस के साथ, यूएई के साथ, यूरोपियन कंट्रीज के साथ, सऊदीया के साथ और इवन चाइना के साथ पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक ताल्लुकात बिगाड़ दिए थे। एस्टैब्लिशमेंट का एक और अंदाजा तब गलत हुआ जब खान साहब ने अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंटली कुछ डिसीजंस लेने चाहे। वो खुद कहते हैं कि मैं किसी की डिक्टेशन नहीं लेता, आई एम अ फ्री मैन। अब ये बात कहां से किसी को पसंद आएगी? ये एक बहुत बड़ी वजह बनी उनको रिमूव करने के लिए। नटालिया फोराट एक सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनका कहना है कि एक मुल्क जिसमें हाइब्रिड रजीम हो और उसके हमसाए मुल्क में जमहूरियत हो तो वो मुल्क भी ग्रेजुअली डेमोक्रेटिक हो जाएगा। लेकिन जब खान साहब की गवर्नमेंट आई तो उस वक्त इंडिया में एक कट्टर हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी। ईरान और अफगानिस्तान में थियोक्रेसी थी। खान साहब का असल ख्वाब यह था कि पाकिस्तान को एक वन पार्टी स्टेट बनाया जाए जिसमें एक पार्टी पीटीआई हो और फौज उसके मातहत काम करे। फौज ने कहा कि भाई ये बंदा तो गलत ट्रैक पर चल निकला है, टाइम टू गेट रिड ऑफ हिम एंड द रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। सो जनाब, हाइब्रिड रजीम की सारी कहानी तो अब आपको समझ आ गई होगी। इन द मोस्ट सिंपलेस्ट ऑफ टर्म्स ये एक ऐसी गवर्नमेंट है, ऐसी हुकूमत है जिसमें सारी पावर, सारा कंट्रोल मिलिट्री के पास है और उसके सामने मौजूद हैं पॉलिटिकल पार्टीज और एक टूथलेस प्राइम मिनिस्टर जो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। ही हैज नो पावर। ऐसे मुल्कों में जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है उसमें कहने को तो जमहूरियत होती है, लेकिन दरअसल द पावर इज इन द हैंड ऑफ द हाइब्रिड रजीम। दोस्तों, जो मैंने अभी आपको क्लिप दिखाया उसमें मैंने एक सेंटेंस का इस्तेमाल किया था। मैंने कहा था कि इमरान खान मिलिट्री के कंट्रोल से बाहर हो चुके थे। अब जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हुए तो आर्मी के हाथ लगे शहबाज शरीफ और जरदारी साहब, और वो मिलिट्री जिन्होंने इन दोनों पार्टीज के ऊपर कांटा लगाया हुआ था, दे हैड टू एक्सेप्ट देम। और 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान की हाइब्रिड रजीम का इख्तिताम हुआ और एक नई हाइब्रिड रजीम वजूद में आई जिसके हेड बने, जिसके फेस बने शहबाज शरीफ। पसे पर्दा लोग वही और पर्दे के आगे शक्ल मुख्तलिफ। इस हाइब्रिड रजीम ने पाकिस्तान की वो तबाही मचाई जो पहले कभी नहीं हुई। इस सिचुएशन को फर्दर एग्रेवेट किया ग्लोबल फूड प्राइसेस ने, इन्फ्लेशन ने और ऑयल प्राइसेस ने, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ पाकिस्तान पर। और ऐसी तारीखी इन्फ्लेशन हुई जिसने सबके होश उड़ा दिए। हमारी तारीख में पहली दफा डॉलर 300 रुपए से भी ऊपर चला गया और इन्फ्लेशन यानी कि अफराते जर महंगाई 40% तक पहुंच गई। फाइनली शहबाज शरीफ की हाइब्रिड रजीम का इख्तिताम हुआ इस साल अगस्त में और एक नई केयर टेकर हाइब्रिड रजीम आई जिसके फेस बने अनवारुल हक काकड़। पाकिस्तान की तारीख में आज तक मैंने इतनी एक्टिव केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं देखी। आपको क्या लगता है कि ये जो डॉलर की उड़ान कंट्रोल में आई है इसके पीछे अनवारुल हक काकड़ है? अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर क्रैकडाउन होना, अफगानियों को वतन वापस भेजना और इन्फ्लेशन को सस्टेन करना, क्या ये केयर टेकर गवर्नमेंट की अचीवमेंट है? एब्सोल्युटली नॉट। इसके पीछे सिर्फ एक हाथ है और वो है हाइब्रिड रजीम का। अब दोस्तों, जो मैं आपसे बातें करूंगा ना वो बहुत से लोगों को गुस्सा दिलाएंगी, परेशान करेंगी, फ्रस्ट्रेट करेंगी, शायद कुछ लोग मुझे गालियां भी दें। लेकिन एक बात याद रखें कि ये बातें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट में हैं और ऐसा ही होगा। सो इस बात को आप लोगों ने बहुत खुले दिल से सुनना है और समझना है। मेरी ऑडियंस बाय द वे काफी पढ़ी लिखी है तो आई एम होपफुल दे विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। पहले तो मैं आपको बैड न्यूज दे दूं कि अगली जो गवर्नमेंट होगी वो भी एक हाइब्रिड रजीम होगी और उसमें दूर दूर तक इमरान खान का नामो निशान नहीं होगा। बैड न्यूज इसलिए क्योंकि रिसेंटली मैंने अपने यूट्यूब कम्युनिटी के ऊपर एक पोल रन किया था और उसमें पूछा था कि अगर कल इलेक्शंस होते हैं तो आप किसको वोट देंगे। एन ओवरवेलमिंग 79% सेड पीटीआई। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर आज भी इमरान खान है। सो इमरान खान इज आउट, इनफैक्ट टोटली आउट। दूसरी बात यह कि अगली गवर्नमेंट सेंटर में बनाएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी कि पीएमएलएन और 70 to 80% चांसेस हैं कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे नवाज शरीफ। यह भी पॉसिबिलिटी है कि इनिशियली शायद 1-1.5 साल शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने या कोई और पीएमएलएन का प्रोमिनेंट लीडर टिल द टाइम नवाज शरीफ रिजॉल्व्स हिज कोर्ट केसेस। लेकिन गवर्नमेंट नवाज की ही होगी। सिंध में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मिलेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। बलोचिस्तान में होगा एक मिक्स प्लेट और केपीके में पीटीआई कुछ सीटें तो निकालेगी बट इट विल बी अ कोalition गवर्नमेंट। तीसरी बात यह कि यह सारा फेयर एंड स्क्वेयर नहीं होगा। दीज इलेक्शंस विल बी हेविली रिग्ड। इसमें भरपूर धांधली होगी और यह इलेक्शन रिगिंग वही करेगा जिसने पिछली दफा आरटीएस बिठा दिया था।
चौथी सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल बात जो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकाल देगी, जो काफी कंट्रोवर्शियल बात है, वो ये कि इन इलेक्शंस को रिग होना ही पड़ेगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान सर्वाइवल। वो इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान को सिर्फ एक ही इदारा बचा सकता है, और वो है पाकिस्तान मिलिट्री। और ना सिर्फ मिलिट्री, बल्कि एक ऐसी हाइब्रिड रिजीम जिसके अंदर मिलिट्री बैक पर हो और नवाज शरीफ फ्रंट पर हो। पाकिस्तान के लिए इस तरह का अरेंजमेंट इस वक्त सुपर क्रिटिकल है, अदरवाइज इकोनॉमी विल गो इन अ टेल स्पिन, जिसमें आलू 500 रुपए किलो हो जाएगा और पेट्रोल 1500 रुपए फी लीटर। अब सवाल दोस्तों ये बनता है कि व्हाई डू आई से दैट? इसके पीछे भी बहुत सॉलिड रीजन है। देखें, सबसे पहली बात ये, जिसको आप माने या ना माने, वो ये कि बिजनेस के लिए नवाज शरीफ इज वेरी गुड। बिजनेसमैन नवाज शरीफ को अपने लिए बहुत फ्रेंडली समझते हैं, और इस इकोनॉमिक टर्मोइल में बिजनेसेस को बचाना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि नौकरियां बरकरार रहें और इनफैक्ट नई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। दूसरी बात यह कि नवाज शरीफ की रिटर्न एक परफेक्ट टाइमिंग पर हो रही है, जिसमें ऑयल प्राइसेस आर गोइंग डाउन। आजकल ऑयल प्राइसेस $82-83 पर बैरल पर है। दिस मीन्स ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। और आखिरी बात यह कि पाकिस्तान अब कोई भी एक्सपेरिमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता। वी नीड सस्टेनेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। अब सवाल यह है कि नवाज शरीफ वाली हाइब्रिड रिजीम कब तक चलेगी? जब तक नवाज शरीफ फौज के सामने अपनी नेचर के अगेंस्ट चुप करके बैठे रहते हैं। द डे ही गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, दैट विल बी द एंड ऑफ हिज हाइब्रिड रिजीम एज वेल। पाकिस्तान में हाइब्रिड रिजीम की ये विशियस साइकिल तब तक चलती रहेगी जब तक कौम भरपूर तरीके से एजुकेटेड नहीं हो जाती। हम लोग एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं बन जाते, रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, जुडिशरी एफिशिएंट नहीं हो जाती, पॉलिटिशियंस की करप्शन और नाअहली खत्म नहीं हो जाती, और सबसे बढ़कर यह कि एज अ कॉम, एज अ नेशन हम अपना विजन, अपनी सोच, अपनी हरकतें, अपना मॉरल कोड चेंज नहीं कर पाते। टिल द टाइम दिस हैपेंस, माइट विल ऑलवेज बी राइट। अब जिन लोगों को मजीद ये इलेक्ट्रिक शॉक्स और झटके बर्दाश्त नहीं हो रहे, वो इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर दें, और जो लोग मजीद सच्ची बात सुनना चाहते हैं वो मेरे साथ बने रहें, क्योंकि अब मैं कुछ और डार्क और साइकोलॉजिकल बात करने वाला हूं जो आप लोगों के लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी दोस्तों आप लोगों ने सोचा है कि पाकिस्तान में मिलिट्री फौज इतनी ताकतवर, इतनी तगड़ी क्यों है? पीपल कैन गिव यू 100 रीजंस, लेकिन बुक बडी विल ऑलवेज गिव यू एन एंगल ऑफ थॉट जो बाकी लोग सोच भी नहीं सकते। आज से बहुत अरसा पहले एक मशहूर हिस्टोरियन आर्नल्ड टॉइनबी ने एक पाथ ब्रेकिंग किताब लिखी थी जिसका टाइटल था अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री। उस किताब में उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी थी। उसने कहा था कि कोई भी सोसाइटी है, कोई भी मुल्क है, कोई भी सिविलाइजेशन है, कोई भी तहजीब है, उसमें हमेशा एक क्रिएटिव माइनॉरिटी ऊपर आ जाती है। अब ये क्रिएटिव माइनॉरिटी कौन है? ये उस मुल्क के, उस कौम के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, शार्प होते हैं, जो लोग जो क्लेवर होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, गट्सी होते हैं और रिस्क टेकर्स होते हैं। आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ले लें, कोई मुल्क ले लें, कोई तहजीब ले लें, कुछ भी ले लें, हमेशा इस तरह के लोग ऑटोमेटिकली इन सकाफतों में, इन मुल्कों में ऊपर आ जाते हैं। पाकिस्तान के केस में मिलिट्री इसलिए सबसे ज्यादा तगड़ी है क्योंकि मिलिट्री के जो लोग हैं वो इन सब पॉलिटिशियन से, इन सब ब्यूरोक्रेट से अक्ल में, तहजीब में, अपने डिसिप्लिन में ऊपर है, सुपीरियर है। और जब वो सुपीरियर है तो ऑफ कोर्स उनके अंदर पावर की अर्ज भी उतनी ज्यादा होती है, बिकॉज दे थिंक दैट दे आर द बेस्ट फॉर द जॉब। अब मेरी इस बात से लोग बिल्कुल अग्री नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों साइकोलॉजिकल लेवल पर आप सोचेंगे ना तो दैट्स द अल्टीमेट ट्रूथ। नाअहल और करप्ट पॉलिटिशियंस, बेकार ब्यूरोक्रेसी और एक ऐसी कौम जिसमें हार्डली कुछ परसेंटेज लोगों की एजुकेटेड है, उसमें मिलिट्री ही हर चीज कंट्रोल करती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एजुकेशन से बड़ा कोई वेपन, कोई पावर नहीं है, क्योंकि तालीम एक ऐसी चीज है जो इंसान के शऊर को एक ऐसे लेवल पर ले जाती है जहां पर वो सही और गलत की तमीज करने लगता है और सवाल करने लगता है। तो चाहे उसके सामने फिर कोई मिलिट्री पर्सनल हो या फिर कोई सियासतदान, मेरी इन बातों में बहुत गहरा मैसेज छुपा हुआ है। इन बातों के बारे में जरूर सोचिएगा। Until next time, goodbye.